आपको पेपर में एक दफा सवाल आ गया कि रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन बताएं। यही जब आप, चले आप जरा खामोश हो जाए, ये जब हम लिमिटेशन बताते हैं, सॉरी रेशियो जब बताते हैं, तो कभी कभी ये रेशियो हमें धोखा भी दे देती है। कैसे धोखा देती है? जैसे हम एक नया नॉन करंट एसेट खरीदे ना, नया, क्या ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारा एक एफिशिएंट एसेट इस्तेमाल होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन इससे डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ जाएगी, नया नया एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी, इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कम हो सकती है, और रिटर्न ऑन एसेट तो कंफर्म कम होगा ना, करंट रेशियो भी कम हो जाएगी। और जब रेशियो निकालेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम एडवर्स जा रहे हैं, ओवरऑल तो हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें फायदा होना चाहिए। कहते हैं इस वजह से ना, ये सिर्फ ये तो हमने एक वजह बताई है ना, ऐसी बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से रेशियो हमें धोखा दे सकती है। वो कहता है कौन कौन सी ऐसी वजह है जो रेशियो की लिमिटेशन या यानी उसमें डिसएडवांटेज समझ लो है। तो सबसे पहले वो कहता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यहां से देख लो। अब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रेशियो जो हम फाइंड करते हैं वो किस डाटा के ऊपर बेस कर रही होती है, फ्यूचर या हिस्टोरिकल? वो तो करंट ईयर होता है या पास्ट ईयर होता है। तो क्या ये जरूरी है कि जो रेशियो, जो प्राइसेस, जो सब कुछ आज है, फ्यूचर में भी ऐसा हो? हम जो रेशियो एनालिसिस करते हैं वो उसका करते हैं जो हो चुका है, और प्लान किसके बारे में करना होता है? जो होना होता है। तो ये फिर जरूरी तो ना हुआ ना कि जो आज जो कुछ था फ्यूचर में भी वैसा ही हो ना, प्राइसेस वैसी हो सकती हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकती हैं, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है, हम अपने एस्टिमेट्स चेंज कर सकते हैं, मुल्क की इकोनॉमी चेंज हो सकती है। तो कहता है कि रेशियो बताती है हमें इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस ईयर, या हिस्टोरिकल का मतलब ही क्या होता है? पास्ट। अब यहां पर देखें तो ये जरूरी नहीं कि आपने पूरी ये लाइनें याद करनी है, नहीं, आपने सिंपल ये लिखना है रेशियो एनालिसिस या आर रेशियोज आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द इंफॉर्मेशन आर सेम इन फ्यूचर। ये इसको ना एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके आपने लिख लेना है। ऑल द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन रेशियो इज derived फ्रॉम द एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट। This does not mean that same result will carry forward into future। कहता है ये तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट हमने बताया है फ्यूचर में भी बिल्कुल सेम ऐसे हो। However, you can use ratio analysis on pro forma information and compare it to historical result for consistency। कहता हाँ, आप कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा कंसिस्टेंसी के लिए कि जो रेशियो हमारी पास्ट में थी आगे भी वही चल रही है या नहीं चल रही। तो अदरवाइज ये कोई ऑथेंटिक फ्यूचर के लिए नहीं होती। फिर हिस्टोरिकल वर्सेस करंट, कहता है फिर जब हम हिस्टोरिकल डाटा कंपेयर करते होते हैं, जैसे पिछले साल के साथ ये साल, और आपको पता है कंपैरिजन के लिए तो बेसेम होना चाहिए, ये तो बेसेम है ही नहीं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन पिछले साल कंपेयर करें। हो सकता है पिछले साल कुछ और मामला हो, इस साल मामला कुछ और हो। जैसे अभी यानी मई के महीने में जंग लग गई, कुछ दिन ऐसा हुआ कि एक अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई उन 4-5 दिनों के लिए। अब वही मंथ की अगर बात करें उससे पिछले महीने के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कोई और रिजल्ट होगा। तो कहता है जब हम इंफॉर्मेशन, हाँ दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादातर रेशियोज के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, वो दो चीजों को, एक कुछ इंफॉर्मेशन एसओपीएल की होती है और कुछ होती है एसओएफटी की, ऐसा है ना। तो जैसे रिटर्न ऑन एसेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हो गया फॉर द ईयर और डिवाइडेड बाय। वो कहता है आप कर क्या रहे होते हो कि करंट इंफॉर्मेशन को हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिवाइड कर रहे हो। यानी आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो तो कोई 2 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है, और एसओपीएल क्या है, वो तो करंट डाटा है। कहते ये कैसे आप कर रहे हो कि करंट डाटा को हिस्टोरिकल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो? तो ये भी कंपैरिजन के खिलाफ बात है। कंपैरिजन के लिए बेसिक एलिमेंट क्या है?
यूनिट सेम होने चाहिए, बेस सेम होनी चाहिए। कहता है तो हम इंफॉर्मेशन किस किस को कंपेयर कर रहे हैं? हिस्टोरिकल डाटा को कंपेयर कर रहे हैं अपने करंट ईयर की इंफॉर्मेशन से। कहता है द इंफॉर्मेशन ऑन द इनकम स्टेटमेंट इज करंट कॉस्ट। कहता है जो इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? एसओपीएल। Whereas many elements in financial position stated at historical cost। कहता है जो इनकम स्टेटमेंट में वो फॉर द ईयर इंफॉर्मेशन होती है और जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल पोजीशन में वो ज्यादातर हिस्टोरिकल है। कहता है विच कुड वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम करंट कॉस्ट। कहता है दिस डिस्पैरिटी कैन रिजल्ट इन अनयूजुअल रेशियो रिजल्ट। मिसाल के तौर पर आपने 2 साल पहले एसेट खरीदा था, वो सस्ता मिला था, आज एसेट खरीदोगे महंगा मिलेगा वही वाला एसेट, उससे रेशियो भी आपकी खराब हो जाएगी। और करंट डाटा में मिसाल के तौर पर आपने पहले जो जितने भी नॉन करंट एसेट खरीदे थे वो आपको सस्ते पड़ गए, और अब जो रेशियो चल रही है वो करंट के हिसाब से चल रही है। जैसे बजट आता है ना, बहुत सारी कीमतें वैसे चेंज हो जाती है, और जिन्होंने पहले चीज खरीद के रख ली होती है उनके लिए वो बेनिफिशियल हो जाती है, तो उनकी रेशियो और हमारी रेशियो में फिर फर्क आ जाएगा। हमें चीजें महंगी नजर आ रही होगी, उनके लिए वही चीज सस्ती नजर आ रही होगी। बजट आने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, चीजें जल्दी खरीद के रख लेते हैं, उनके लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। कीमतें अगर आज सस्ता हो जाए तो फिर उनके लिए नुकसानदेह भी है। ये मोस्टली ऐसा करते थे कि लोग ना गंदम के सीजन में काफी सारी गंदम खरीद के रख लेते थे। इस दफा ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने गंदम खरीद के रखी, कीमत ही नहीं बढ़ी बल्कि कम हो गई। पहले फिर भी वो एक्सपेक्टेड था कि कीमत 3200-3500 पे चली जाएगी, लेकिन अब कीमत 2000 पे है, तो पर मन के हिसाब से 1200 रुपए उनको नुकसान हो गया। जिसने 500-600 मन करीब खरीदी थी, हर साल वो 2-4 लाख रुपए कमा लेते थे, इस दफा फिर अगले पिछले वापस हो गए। अच्छा, हमने करना कौन से है? आपने कोई सी 5 लिमिटेशन अपनी तरफ से याद कर ले, कोई सी 5। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, ये तो साफ साफ है। हम पिछले साल की इंफॉर्मेशन को जब इस साल की इंफॉर्मेशन से कंपेयर करते हैं, सपोज दैट पिछले साल हमारे पास 5 यूनिट सेल हुए थे, तब रेट था 10 रुपए, तो सेल हमारी कितनी हुई? 50 रुपए की। इस साल भी 5 यूनिट सेल हुए बट कीमत 12 रुपए हो गई, तो सेल कितनी होगी? 60 रुपए। हमें तो ऐसा लग रहा है ना हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, हमारी एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हुई। एक्चुअल ग्रोथ तो तब होती ना, मार्केट शेयर नहीं बढ़ा, मार्केट शेयर तो तब बढ़ता है ना हमारी सेल बढ़ती है, अमाउंट तो बढ़ गई है। वो कहता है इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का मतलब ये है कि इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज चेंज इन एनी ऑफ द पीरियड, दिस कैन मीन दैट द नंबर आर नॉट कंपेरेबल अक्रॉस द पीरियड। कहता है पिछले साल कोई और इन्फ्लेशन थी, इस साल कोई और रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हमने तो कभी भी कंपैरिजन करते वक्त ये नहीं लिखा कि महंगाई की वजह से ये मसला है, हमने इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं करते, तो हालांकि इन्फ्लेशन का जिक्र भी होना चाहिए इसके अंदर। एग्रीगेशन कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम यू आर यूजिंग द रेशियो एनालिसिस मे हैव बीन एग्रीगेटेड डिफरेंटली इन द पास्ट। रनिंग रेशियो ट्रेंड लाइन डज नॉट कंपेयर द सेम इंफॉर्मेशन टू द एंटायर। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? हम ना काफी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो इकट्ठी करके, जैसे इक्विटी की सारी वैल्यू प्लस करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर डिवाइड कर देते हैं, और हम कहते हैं अब ये भी कभी कभी हो सकता है कि जब हम डिविडेंड ज्यादा दे दें, कोई कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे देती है, उसका तो इक्विटी कम आएगा। इसका क्या मतलब है? उसने कमाया ही नहीं कुछ, कमाया तो उसने है। एक बंदा डिविडेंड नहीं देता, एक बंदा डिविडेंड अगर नहीं देता, उसकी ऑटोमेटिकली जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो कम आ जाएगा, क्योंकि उसकी इक्विटी ज्यादा नजर आ रही होगी। दूसरा बंदा डिविडेंड दे देता है, वो डिविडेंड देने से उसकी प्रॉफिट जो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा नजर आ रहा होगा, हालांकि कमाया तो दोनों ने हो सकता है, डिविडेंड ना देने वाले ने कम कमाया। तो कहता है एग्रीगेशन जो इफेक्ट है ये भी हमारी रेशियो को चेंज कर देता है। फिर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा, आपके साथ कंपेटिटर ने भी नहीं खरीदा, आपने लाइफ रख ली 8 साल, उसने रख ली 10 साल, सिर्फ इस वजह से रेशियो चेंज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन के मेथड चेंज करने से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। कहता है हम कंपैरिजन तो कर लें, ठीक है,
लेकिन हर कंपनी ने अपनी अपनी पॉलिसीज अपनाई होती हैं। जैसे एक बंदे ने FIFO मेथड लिया हुआ है, दूसरे ने वेटेड एवरेज लिया हुआ है, और अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो FIFO वाले का तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। वो एक्चुअल में ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ पॉलिसी चेंज करने से ज्यादा हो। कहता है डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट पॉलिसीज और एस्टिमेट्स लगाते हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम उनको कंपेयर करते हैं? एक तो आपने ये लिखना है, एक आपने ये लिखना है, एक आपने ये लिखना है, ये चौथा वो भी लिख सकते, 3 तो हो गया ना। कहता है कि डिफरेंट कंपनीज इन अ सिमिलर इंडस्ट्री हैव डिफरेंट पॉलिसीज रिकॉर्डिंग द सेम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। दिस मीन्स दैट कंपेयरिंग द रेशियो रिजल्ट डिफरेंट कंपनीज में लाइक कंपेयरिंग, जैसे उसने कहा एप्पल्स एंड ऑरेंज। फिर वन कंपनी माइट यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड व्हाइल द एंड अदर यूज स्ट्रेट लाइन। ये एप्पल और ऑरेंज ये खाने वाले नहीं है, वो ये जो एप्पल फोन है ना, ये उनकी बात हो रही है, ये कंपनियों के नाम है। ऑरेंज भी कंपनी का नाम है, ऑरेंज भी कंपनी का नाम है और एप्पल भी ये कंपनी का नाम है। तो कहता है ये 2 कंपनीज हैं, और अगर दोनों कंपनीज काम करती हैं, लेकिन अगर दोनों कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई करती हैं, यानी सपोज दोनों ये कंपनीज फोन बनाती हैं, अब एक कंपनी ने लाइफ कुछ और रखी हुई है, वेटेड एवरेज या FIFO मेथड कोई और रखा, दूसरे ने कुछ और रखा हुआ है, तो दोनों के लिए ये डिफरेंट रिजल्ट देगा। ये चौथे नंबर पर बिजनेस कंडीशंस। बिजनेस कंडीशन कहता है यू नीड द प्लेस रेशियोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस कंडीशन जिसमें यहां लोकेशन भी आ सकता है, अब मार्केट स्ट्रक्चर आ सकता है, कंट्री का एनवायरनमेंट आ सकता है। कहते हैं एक ही चीज की जो कीमतें हैं या जो एनवायरनमेंट है, वो अगर लोकेशन चेंज हो जाए तो भी रिजल्ट चेंज हो जाता है। You need to place ratio analysis context general business environment. For example, 60 days of sales outstanding for receivable might be considered poor in period of rapidly growing sales, but excellent during the economic contraction when customers are served financial condition and unable to pay their। हाँ, वो कहता है जो हम कहते हैं ना जी, एक बंदे के जी कलेक्शन पीरियड 30 दिन है और दूसरे का 20 दिन है, हम कहते हैं 20 दिन वाला बेस्ट है। कहता है ये जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है बिजनेस की कंडीशंस क्या चल रही हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर लोग या कस्टमर चीज खरीदने नहीं चाहते, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वहां वो तो 30 दिन भी बारे में आएगा। एक ऐसी चीज है जहां पर लोग जल्दी पैसे दे देते हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोग ज्यादातर कैश पे खरीदते हैं, वो तो 20 दिन भी फिर ज्यादा नजर आ रहे होंगे। तो कहते हैं ये बिजनेस कंडीशन और बिजनेस एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। ये 4 तो हो गई ना। 5वें नंबर पर है जी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो रिजल्ट हम बताते हैं, कहता है वो भी बड़ा मुश्किल होता है इंटरप्रेट करना हर जी। कहता है सपोज दैट एक बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट का, और एक बिजनेस है LED का। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध, मक्खन, दही, ये, और दूसरा बंद है LED का। अब सपोज दैट LED का जो होल्डिंग टाइम है ना, वो सपोज दैट 20 डेज है, तो ये बेस्ट है, हर 20 दिन बाद वो LED बेच जाती है। और क्या इसका 5 दिन भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो पेरिशेबल गुड्स है। कहते हैं कि जरूरी, कहते हैं इंटरप्रिटेशन करते वक्त बिजनेस की प्रोडक्ट की नेचर में भी बड़ा फर्क आता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और नेचर ऑफ द बिजनेस की वजह से भी जो हमारे रिजल्ट्स हैं रेशियो के, वो सारे चेंज हो जाते हैं। फिर कंपनी की स्ट्रैटेजी, कुछ कंपनी जानबूझकर अपनी कीमतें कम कर देती है, कुछ कंपनी नहीं कम करती। ये कंपनी की स्ट्रैटेजी पर भी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी चाहती है कि जनाब उसका जो एक दफा मैंने एक बिजनेसमैन को कहा कि यार आप ऐसा करो, कीमत कम कर दो, आप कीमत कम कर दोगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। कहते नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ेगी, आप कीमत कम करो स्टार्ट। कहते अगर मैंने कीमत कम कर दी तो लोग समझेंगे कि ये चीज घटिया है। अब ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है। कहते हैं कि अगर मैं एक इस लिमिट से, कहते हैं मुझे भी पता है। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम गाड़ियों की बात करें तो एक ब्रांड है सुजुकी, एक ब्रांड चला है करोला, और एक होंडा।
ये 3 मेन ब्रांड अगर हम बाकी तो आजकल तो किया मोटर भी आया हुआ है, ठीक है, और बाकी भी है, अभी बाकी को छोड़े। अच्छा, अब हुआ ये, आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के पास सुजुकी गाड़ी होगी ना, तो हमारे दिमाग में फौरन से पहले आ गई जी इसके पास या तो आल्टो है, या इसके पास वैगनआर है, या इसके पास मेहरान है। फौरन से पहले ये दिमाग में आएगी बात। वजह, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बन गया। अगर करोला की बात करेंगे ना, तो दिमाग में आप, हालांकि करोला की बहुत सारी गाड़ियां, लेकिन मेन दिमाग में आएगा या तो जीएलआई है या अल्टिस है। और अगर होंडा की बात है, या सिटी है या सीविक है। आपको पता है कि होंडा की छोटी गाड़ियां भी हैं, वो दिमाग में क्यों नहीं आती? बल्कि बहुत सारे लोगों को होंडा की छोटी गाड़ियों को पता भी नहीं होगा। अब किया मोटर के बारे में, हालांकि किया एक गाड़ी पिकांटो भी है, शायद आपको, वो छोटी गाड़ी है, लेकिन ज्यादातर स्पोर्टी दिमाग में आती है। होता क्या है कि ये कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है, कंपनी ने एक मार्केट। अब क्या करते हैं ये करोला वाले या होंडा वाले या किया वाले, ये अपनी छोटी गाड़ी की कीमत भी महंगी रखते हैं। ये नहीं कि इनकी गाड़ी की कीमत वैगनआर या उससे महंगी होती, नहीं, ये जानबूझ के महंगी रखते हैं कि अगर हमने छोटी गाड़ियां हमारी आम हो जाएंगी, तो लोग हमारा जो ब्रांड होगा वो मेंटली तौर पर समझेंगे कि ये छोटी गाड़ियों वाला ब्रांड है, सस्ती गाड़ियों वाला ब्रांड। ये अपनी छोटी गाड़ी भी महंगी देते हैं, हालांकि वो महंगी होती नहीं है। अब पिकार्टो की अगर आप कीमत देखें तो ये वैगनआर वगैरह से अच्छी खासी ज्यादा है, यानी हालांकि ऐसी छोटी सी डब्बी सी लग रही है अगर किसी ने देखा हो तो। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाड़ी की कीमत आल्टो वगैरह से ज्यादा है। वजह, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने इस गाड़ी की कीमत कम कर दी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और समझेंगे कि ये किया मोटर सस्ती गाड़ी है। तो वो कहते हैं ये कंपनी की स्ट्रेटजी पर भी डिपेंड करता है कि वो अपना होल्डिंग टाइम क्या रखना चाहते हैं। अगर उसकी गुड्स की नेचर के हिसाब से आप देखें, तो अगर देखें इन्होंने बहुत सारी सुजुकी वालों ने गाड़ियां निकाली है, शायद आपको इनके आइडिया भी होगी। एक इनकी लियाना गाड़ी आई थी, बड़ी गाड़ी आई थी इनके मुकाबले में, चंद लोगों ने खरीदी, वरना किसी ने खरीदी नहीं। इन्होंने वेट्स की मुकाबले में स्विफ्ट निकाली थी गाड़ी, लोगों ने खरीदी थी, वो उसकी अच्छी सेल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना, जितना वेट्स का मार्केट शेयर था उतना स्विफ्ट का नहीं था। हाँ, इसकी सबसे जो ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी है जिसने मार्केट को कैप्चर किया था वो वैगनआर। वैगनआर ने अब तो बंद होगी, खत्म होगी, अब नहीं आएगी, नहीं, उन्होंने बंद करने की अपनी पॉलिसी है, मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताता मैं। हाँ जी, नहीं, वैगनआर उन्होंने नई प्रोडक्शन बंद कर दी है, और अब आल्टो अभी उन्होंने मार्केट में लॉन्च की हुई है, और उनको सस्ती भी पड़ती है मुझे लगता है, और वो अच्छी कीमत भी कमा रही है। अच्छा, इन 8 में से ना आप लोगों ने 4 या 5 ये याद कर लेनी है, और हेडिंग फॉर्म में याद नहीं करनी, एक सेंटेंस बनाना, 1 लाइन का, 1.5 लाइन का, 2 लाइन का, बस, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आ जाता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग अभी तक पेपर में नहीं आया, हालांकि मेन हेडिंग्स नजर आ रही है, तो जिस दिन एग्जामिनर की नजर में ये आ गया तो ये भी 3 से 4 नंबर का पेपर में आ जाएगा। अब इस दफा अगर कोई अनप्रिडिक्टेड चीज आएगी ना, हॉरिजॉन्टल ग्लासेस या विंडो ड्रेसिंग की डेफिनेशन, यानी ये वो 2-4 नंबर वाली बात कर रहा हूं, बाकी बड़ा सवाल तो वो आएगा ना, कमेंट्स लिखना। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है गलत चीज प्रेजेंट करना, जिसका आम सा मतलब है क्या है, वो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि हम उतने होते नहीं, या वो शोखी मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उतने होते नहीं है। जैसे आप लोग घर में कहते होंगे जी ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हालांकि हम पढ़ते पुढ़ते नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि मुश्किल होता है किस, कहते किस। हाँ, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा होती है, ये मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल इस वजह से कहा जाता है कि हम इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, टाइम की वजह से, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अगर मुश्किल होता ना तो आप पीआरसी को मुश्किल कहते। अब आपने पीआरसी क्वालिफाई किया ना, तो आपको ऐसे लगता है कि पीआरसी नहीं है इतना मसला, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कैफ कोई बड़ी बला है। जब आपका कैफ हो जाएगा ना, आपको कि कैफ तो कुछ भी नहीं था, सारा कुछ है ही सी फैफ। ये हर दफा जब हम जो चीज अचीव कर लेते हैं ना, वो हमें लगती है आसान, और जो चीज हमें
अभी अचीव करनी होती है ना, हमारा टारगेट वही होता है कि शायद यही कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। तो विंडो ड्रेसिंग है जनाब, विंडो ड्रेसिंग एक इस तरह से अपनी रेशियोज को प्रेजेंट करना कि वो एक्चुअल से बेहतर लगे। विंडो ड्रेसिंग क्या है? इस तरह से, या अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स इस तरह से अडॉप्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेशियोज ऑटोमेटिकली बेहतर लगने लग जाए एज कंपेयर टू एक्चुअल। मिसाल के तौर पर अगर आप फाइफो मेथड इस्तेमाल करते हो, कीमतें बढ़ रही हैं, फाइफो मेथड इस्तेमाल करते हो, तो पता है इससे क्या होगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ गई। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉलिसी चेंज करने से आप लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ गई। वो कहते हैं इस तरह से रूल्स और पॉलिसीज अडॉप्ट करना कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो हालत है वो एक्चुअल हालत से बेहतर नजर आए। कहते हैं इसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं। क्या पहला और सबसे ज्यादा आपको पता है रेशियो में कहां हम गड़बड़ कर सकते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सपोज दैट आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है 28 दिसंबर को। वो आपको कॉल करता है पैसे करने के लिए, आपका फोन ही बंद होता है, आप 4 दिन फोन उठाते ही नहीं। ईयर एंड हो गया, 31 दिसंबर को जो आपने 28 तारीख को पेमेंट करनी थी, आपका कैश आपकी करंट रेशियो के अंदर ही पड़ा है। 2 तारीख को आप कैश दे देते हो, दिसंबर की रेशियो बेहतर नजर आ गई करंट रेशियो, क्योंकि आपका कैश तो अभी भी पड़ा है। तो आपने जानबूझकर उसकी पेमेंट डिले कर दी ताकि आपका जो कैश, अगर आप कैश दिखाना चाहते हो किसी को, क्योंकि लोगों ने तो आपकी रेशियो देखनी होती है ना, अगर आप अच्छा कैश फॉर्म दिखा, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी दिखाना चाहते हो, तो जानबूझकर वो क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर पे अक्सर आपने देखा होगा कि ये लड़के कहते होते हैं कि यार जून के अंदर ना ये जो चालान बड़े होते हैं, उन्होंने जी नंबर पूरे करने होते हैं। तो अब क्या वजह है कि वो जो बंदा भी वो कहता है नजर आ रहा है उसका चालान काटी जाते हैं। 8 चालान, 8,000। अच्छा ये चालान, वो तो मेरे भी काफी सारे हैं। नहीं वो अल्लाह का शुक्र है नहीं पकड़ा। तो उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो इधर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हम प्लान करते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो परसेंट करते हैं 2%, 3%, 4%। अगर सपोज दैट हमारे डेटर्स काफी सारे खराब है तो हमें प्रोविजन लगता है 8-10% होनी चाहिए। हम जानबूझ के अपनी रेशियो बेहतर करने के लिए प्रोविजन कम क्रिएट कर देते हैं। अब प्रोविजन कम क्रिएट करने से हमारे डेटर कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और हमारी करंट रेशियो ज्यादा हो जाएगी, एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे। जानबूझकर एसेट्स की एस्टिमेट्स गलत, लाइफ का एस्टिमेट गलत कर दे। हमने अच्छा प्रॉफिट दिखाना है, लाइफ कम ज्यादा शो कर दे। वो कहता है ये सारे मेथड हैं जिससे विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रूल्स अडॉप्ट करना जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हालत बेहतर नजर आए एज कंपेयर टू एक्चुअल। और उसके नंबर ऑफ कुछ मेथड हमारी बुक में लिखे हुए हैं, आप पेपर में सिर्फ यही लिख लेना चाहे, या बाकी अगर आपका टैलेंट है जितने मर्जी मेथड दो। विंडो ड्रेसिंग तो मतलब आपका काम है। अब अक्सर सवाल में देखेंगे जब जाता है ना CFO जाते हैं नई कंपनी में, तो सबसे पहले उनका एक टारगेट होता है कि जनाब रेशियो कैसे ठीक करना। वो जाती पॉलिसी चेंज कर देते, एस्टिमेट चेंज कर देते, रेशियो ठीक हो जाती। हालत नहीं ठीक होती, रेशियो ठीक होती। अब पढ़े जरा डेफिनेशन, हमने यहां से पढ़नी है, बाकी सारा काट दे जाए। विंडो ड्रेसिंग इज द अडॉप्टेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस present the financial statement in a way business situation appear better than actual। ये विंडो ड्रेसिंग की डेफिनेशन है और शायद ये 2 नंबर की पेपर में है। विंडो ड्रेसिंग क्या है? इज द अडॉप्टेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, किसके लिए? टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरह से? इन द वे दैट बिजनेस सिचुएशन appear better than it actual is। अच्छा इससे क्या होगा? आपके जो यूजर्स होते हैं या जो इंफॉर्मेशन वो मिसलीड होती है, गलत गाइड कर रहे होते हैं।
This manipulates the financial information and mislead the users of the financial statement. फिर इसके मेथड क्या है? 4-5 मेथड उसने लिखे हुए और बाकी आप लोगों की टैलेंट है, वो जितने मर्जी। पहला, डिले इन पेइंग सप्लायर, पीरियड एंड कैश बैलेंस अपीयर हायर। क्या कह रहा है वो कि आप डिले कर दें थोड़े से दिन सप्लायर की पेमेंट, तो आपका जो कैश का बैलेंस है वो ज्यादा नजर आ रहा हो। यूज लोअर एस्टिमेट फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब लोअर एस्टिमेट इस्तेमाल करोगे, आपके डेटर ज्यादा नजर आ रहे होंगे। हाँ, ये अच्छी चीज लिखी हुई है, कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर दैट वुड नॉर्मली बी चार्ज टू। अच्छा, अगर हम कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दें, इससे प्रॉफिट कम होगा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखने थे एक्सपेंस के अंदर, प्रॉफिट कम करना था, हमने लिख दिया एसेट के अंदर, वो तो एसेट भी ज्यादा हो गए और हमारे एक्सपेंस भी कम हो गए, करंट रेशियो भी चेंज हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी चेंज हो जाएगी। अदर कस्टमर, हाँ ये बात ये बहुत ज्यादा करते हैं, ऑफर कस्टमर एंड अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट। हम उनको क्या दे देंगे, यार अगर आप एडवांस पैसे दे दोगे ना, हम आपको फ्री डिलीवर कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम कस्टमर को, ये अक्सर आप ये जो ऐप इस्तेमाल करते हैं ना ऑनलाइन करने के लिए, तो कुछ होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी और कुछ होते हैं पहले ही कैश ले लेते हैं। अच्छा, वो जो पहले कैश ले लेते हैं, क्या वो उसी वक्त रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड करते हैं या जब आपको चीज मिलती है तब करते हैं? नहीं, आईएएस स्टैंडर्ड क्या कहता है, वो तो जब मर्जी करते हैं। स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि जनाब जब तक वो अगले बंदे को चीज मिल ना जाए, वो आपका रेवेन्यू तब तक वो आपकी लायबिलिटी है, ये स्टैंडर्ड कहता है। अब आपने क्या किया, आपको पैसों की जरूरत है, आप ऐसा करते हो जी, ऑफर कस्टमर अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट, कहते हैं जनाब आप पैसे जल्दी दे दो, हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है। ये जो सबसे ज्यादा फ्रॉड अमेज़न वगैरह पे हुआ था, इसी वजह से तो हुआ था। अब वो क्या करते थे कि एक बंदा अमेज़न के ऊपर एक अपनी वो करता था कि एक फेक अमेज़न की ऐप से या करके वो कहता है कि जनाब या अमेज़न की वेबसाइट से ही आपने ऑर्डर किया, अमेज़न पे ये क्रीमें नहीं मंगवाई जाती, अमेज़न पे बड़ी बड़ी चीजें मंगवाई जाती है, इवन के गाड़ियां तक मंगवाई जाती है। अब सपोज दैट आपने कोई चीज 5 करोड़ की मंगवानी है, अब आपने अमेज़न के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो इधर बात हुई। अब ये जो हैकर्स हैं या ये 2 नंबर लोग जो अमेज़न को जो लूटते हैं, अब वो क्या करते हैं, अमेज़न के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, अपने आप को सप्लायर शो करते हैं और ये 5 करोड़ की ये चीज शो कर देते हैं। अब वो एक बंदा इस चीज को ऑर्डर करता है, वो कहता है कि भाई साहब अगर आप ये हमें अभी पैसे पे कर दें तो हम आपको ये चीज 4.5 करोड़ में दे देंगे। अब वो जो खरीदने वाला होता है कहता है 50 लाख का, और वहां पर जाकर वेबसाइट के ऊपर यहां पर वो लिख देता है गुड्स इन ट्रांजिट। क्या लिख देता है? अब इस गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि अगले बंदे को ये बताना कि चीजें अब अमेज़न के कंट्रोल में आ गई हैं, कि चीजें सप्लायर से आके अमेज़न के वेयर हाउस में आ गई हैं, अब वहां चीजें रास्ते में ही है। मतलब अब उसको यकीन हो जाता है कि चीज तो अब आ रही है और चीज ने पहुंचना सपोज 10 दिन में 12 दिन में, कहता है अगर आप अभी पेमेंट कर दे तो 4.5 करोड़ दे दो। अब वो इस लालच में 4.5 करोड़ पे कर देता है और वो अगले 10 दिन तक गुड्स इन ट्रांजिट ही लिखा आता है और वो बंदा गया। और वो ये इतना ज्यादा, अब मैंने एक्चुअल में जाकर नहीं देखा, जिसको अमेज़न ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था वो एरिया था मियां चन्नू का। कहते हैं जिस इलाके के ये लोग हैं उस इलाके में हर बंदा इतना एक्सपर्ट है कि वो ये ट्रिक सिखाने के 2-2 करोड़ लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम आपको ट्रिक सिखाते हैं तो इसके हम इतने पैसे आपको चार्ज करें। और ये बात सच है, ये झूठ है। वहां का एक लड़का यहाँ पर भी उसने कॉल सेंटर ही बनाया हुआ, क्योंकि उनके मुझे लगता है काम ही यही आता है। वो कहता तो है कि मैं हलाल का कॉल सेंटर चलाता हूँ, लेकिन कॉल सेंटर में 90% स्कैम होता है, 10% ठीक भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस इलाके के ये लोग हैं, कोई एक घर भी ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर 1.5-2 करोड़ की गाड़ी न खड़ी आपको मिले। मतलब वो इतना ज्यादा स्कैमर उन्होंने थे, वो इतने ज्यादा स्कैम किए कि इंटरनेशनली तौर पर उसको बैन किया।
और बेचारा साहिवाल भी साथ ही अंदर आ गया, हालांकि साहिवाल का कोई कसूर नहीं था, वो एक ही इलाका है जिसमें ये काम स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने इतना ज्यादा काम खराब किया। एक उनका ये फ्रॉड था कि अमेज़न, शायद आपको पता, ये जो नई वेबसाइट है ना आजकल वो चल रही है टीमू, वो टीमो ने भी ये काम किया हुआ कि अगर हमारी लेट होगी ना तो अगर लीड टाइम ज्यादा हो जाएगा, अगर हम 10 दिन के अंदर कहते हैं 11 दिन हो गए, तो हर दिन जितना लेट होगा उतने दिन हम आपको क्रेडिट देंगे। तो अमेज़न का ये था कि अगर आप अमेज़न से एक चीज खरीदते हैं ना, सपोज 10 रुपए की, तो अगर ये चीज आपको पसंद नहीं आती, अब वापस कर देते हैं, तो अमेज़न आपके ऊपर कुछ परसेंटेज ऊपर पैसे देते हैं, अभी देते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपको आपने ऑर्डर किया था, आपको वो क्वालिटी की चीज नहीं मिली, तो अमेज़न बजाते खुद उस बंदे को कंपनसेट करता है कि माजरत, जो हम, एक तो जाहिर सी बात है, हम कोई चीज ऑर्डर करें और चीज खराब निकले तो हमें तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ की वो कंपनसेशन देते हैं। अब ये उनके इलाके के लोगों ने बड़ा कमाल का काम किया। एक ही बंदा क्या करता था, 2 अकाउंट बनाता है, इस अकाउंट से सेल करता है, इस अकाउंट से परचेज करके फिर वापस कर देता है। मतलब एक चीज सेल करके वो शेयर रिटर्न कर देता है, और जो ऊपर कंपनसेशन मिलती है वो ले लेता है। और ये उन्हें इतना पता था, जो कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझसे भी शेयर की, कि 11 पूरा 1 साल अगर आप इस अकाउंट से फ्रॉड करते रहोगे तो पकड़े जाओगे। कहता है 11 महीने तक फ्रॉड करोगे ना नहीं पकड़ोगे। कहता है हम क्या करते हैं कि 11 महीनों तक ये अकाउंट चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर नए पोस्ट बनाते हैं। और यहां पर इतने ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं, जब आप इस काम में पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि वो लोग, जो बंदे अपने पास जॉब पे रखते हैं, उनको 1.5-2 लाख सैलरी दे रहे हैं। मतलब जो लोग, तो ये ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर रहे हैं। ऊपर बॉस है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग और किसी का नहीं चलता कि इस तरह से, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ना पता नहीं क्यों ये अल्लाह ताला की तरफ से हिस्स है, या आप किसी भी बी कॉमर को कह दे, MBA को कह दे ना कि यार फलां बंदे की सैलरी 1 लाख है, 1.5 लाख है, 70,000 है, 80,000 रुपए, अच्छा अच्छी सैलरी। CA के अंदर अगर किसी को कहना कि 5 लाख सैलरी है, कहता अच्छा, मतलब 5-6 लाख 10 लाख सैलरी लगती ही नहीं है, शुक्र या खत्म हो जाता है। मतलब ये 50 लाख भी कमाए ना तो इन्हें लगता है कि नहीं, ये नहीं है। उसकी वजह की है, हमारे पास ना, हम पढ़ते हैं जिसका ऑडिट करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, वहां पर हम सेल्स पढ़ते हैं अरबों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से, और फिर हमें लाख नजर नहीं आता। फिर अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, यार सर्विस में पैसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा है। फिर हमें ये आइडिया हो जाता है। लेकिन अब अभी तो आप लोग को आइडिया नहीं, क्योंकि अभी आप ऑडिट करने नहीं गए हो। अब तो मिलियन, इधर भी मिलियन में होता है, इधर कभी कोई वैल्यू हमने देखी हजारों में हुई हो, यहाँ पर भी मिलियन में होता है। और इसलिए फिर हमें ना, वो जो सैलरी है, अभी भी आपको थोड़ी सी सैलरी अट्रैक्टिव लगती है कि अगर बंदा आपको कह दो ना 20 लाख कोई कमा रहा है, आपको कहे हाँ बड़ी सैलरी, और 30 लाख का मतलब हो तो एक दिन का 1 लाख। लेकिन जब आप आर्टिकल करोगे ना, हालांकि अब तब ले 25,000 होंगे, लेकिन वहां पर उस वक्त आपको 25 लाख सैलरी भी लोगों की कम लगेगी। और अगर कोई आपसे ये कहेगा कि फलां जी 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, तो ऐसे लगेगा जैसे 2-3 हजार कमा रहा है। तो ये एक अजीब सा एनवायरनमेंट और माइंड सेट बन जाता है। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग में वो कहता है ऑफर कस्टमर एन अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट देयर बाय एक्सीडेंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूचर पीरियड इनटू द करंट पीरियड। इसका मतलब क्या है भला, आप ऑफर कर देते हो कि यार अर्ली पैसे दे दो, तो हमारा फ्यूचर का, जो फ्यूचर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होता है, वो हमारा करंट पीरियड में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या हो जाता है। हालांकि वो अगले साल की रेशियो को अफेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, वो पहले पैसे ले लेते हैं, हमारा कैश पोजीशन भी बेहतर हो जाती है, और हमारे रिजल्ट पहले से अच्छे नजर आ जाते हैं। लास्ट, लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू। पेपर में अगर सवाल आएगा, वो कहेगा डिफाइन विंडो ड्रेसिंग, और ये भी 2-4 तरीके भी बताओ कि किस तरह से आप विंडो ड्रेसिंग करोगे। ठीक होगी बात। उसके बाद एक और अच्छा सवाल, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ रेशियो।
अच्छा, बुक आपके पास है ना, तो एग्जांपल नंबर 19 निकालें। सबसे अच्छा सवाल, और ये जब भी ये सवाल आता है ना, ये थोड़े नंबरों का नहीं आता, बहुत अच्छे खासे मार्क्स का सवाल आता है, और आसान सवाल होता है, बट पूरे नंबर बहुत कम स्टूडेंट्स ले पाते। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये सवाल। ये है कि उसने हमें 5 ट्रांजैक्शन बताई हैं, और कल जो मैंने आपको सवाल दिया था ना, उसमें एक ऐसा सवाल था जिसमें 3 ट्रांजैक्शन बताई थी। ये वही सवाल है, दोनों सवाल हम करते हैं अभी, तो ये एक सवाल ही हो पाएगा। और ये तकरीबन समझ लो कि इसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक दिन हम और लगाएंगे कल का, बल्कि वो मैं देखूंगा कि कल का भी दिन लगाना भी है या बनता भी है या नहीं। मेन ये है, अगर आपको ये बात समझ लग गई तो इसके एमसीक्यूज लाजमी कर ले, रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यूज लाजमी कर ले। अगर ये सवाल आपको सही तरह समझ लग गया ना, तो समझो रेशियो एनालिसिस का एक चीज तो आपकी कंफर्म क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है EL is considering to take some of the following measure during the last week of the year in order to show better financial performance। कहते हैं पहली बात, पे बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। कहता है उसने लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर करने के लिए क्या किया, सप्लायर को जल्दी पैसे देकर 5% का डिस्काउंट ले लिया। कहता है सेल स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक कहता है जो बिक ना रहा हो, एट द प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। फिर वो कहता है रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट 10%। कहता है ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज विच वुड इंक्रीज द सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। फिर डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट एट। कहता है इस सारी ट्रांजैक्शन से बताओ आपका स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज, डिक्रीज या नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियोज। कहते हैं इन रेशियोज के ऊपर बताओ इन ट्रांजैक्शन की वजह से क्या फर्क पड़ा। हर ट्रांजैक्शन का सब रेशियो के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टोटल कितनी रेशियो है, 6। तो पहले तो 6 रेशियो के नाम लिख ले। कौन कौन सी रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, करंट, स्टॉक टर्नओवर और। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 1 बाय 1 बताता जाता हूं, पेपर में किस तरह से प्रेजेंट करना है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले इस सवाल का तरीकाकार क्या होगा, सारे जाग रहे हो ना, कोई बंदा जिसको नींद आ रही है वो भी थोड़ी देर के लिए जाग। पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर, पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल 5% डिस्काउंट। जब भी ट्रांजैक्शन का मसला है आप एंट्री पास कर लिया करो, एंट्री सोच लिया करो या एंट्री पास कर लिया करो। अगर रेशियो के ऊपर इफेक्ट आप परमानेंट करना चाहते हो, आपने सप्लायर को पैसे दिए तो हमारी एंट्री पास होगी अकाउंट पेएबल डेबिट। सपोज दैट 100 रुपए, तो पैसे क्या कैश दिया या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से? बैंक ओवरड्राफ्ट 95 और डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह क्या लिखते होते हैं? क्या ये एंट्री आपको पता है? आपको तो डिस्काउंट रिसीव की जगह आप डिस्काउंट रिसीव लिखना खत्म हो गया। आई कैप का सॉल्यूशन गिवन है ना, जो आपको सॉल्यूशन मिला होगा वो गलत है, वो 2022 से पहले का है। अब जो सॉल्यूशन है ना वो ये लिखना है, बुक में आई कैप की किताब के अंदर ठीक लिखा हुआ, तो इसलिए ये सॉल्यूशन होगा क्योंकि वहां पर वो लिखता होता था डिस्काउंट रिसीव्ड।
और डिस्काउंट रिसीव्ड को पहले समझा जाता था अदर इनकम, और अब क्या समझा जाता है? परचेज में से माइनस किया जाता है। हाँ जी, आपने सबसे पहले देखना है, मैं 1 बाय 1 करने जा रहा हूं, जीपी रेशो। जीपी रेशो का फार्मूला क्या होता है? जीपी ओवर सेल्स। डन। अब मुझे बताओ, इस एंट्री की वजह से क्या जीपी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? जरा सुनिए, 1 बाय 1 देखना है, अब पर 100% ऑन होना है दिमाग, कोई सुस्ती नहीं चाहिए। मैं 1 बाय 1 बताता हूं। पहले देख लो अकाउंट पेएबल। बताओ पूरे फार्मूले में अकाउंट पेएबल का कोई मसला है? नहीं, छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट से होगा? नहीं। परचेज से होगा? परचेज हमारी क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है ज्यादा? परचेज हमारी क्रेडिट हो रही है तो बताओ प्रॉफिट कम हो रहा है ज्यादा? ज्यादा हो रहा है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। एसओपीएल का कोई एलिमेंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ाता है, और एसओपीएल का कोई एलिमेंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट कम करता है। इसका मतलब है आपका प्रॉफिट 5 रुपए से, बताओ सेल पे भी कोई फर्क पड़ेगा इस एंट्री से? नहीं। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा जीपी रेशियो पहले से, ये बात समझ लगी? फिर वो कहते हैं एनपी रेशियो। एनपी रेशियो का फार्मूला क्या है? एनपी ओवर सेल। ये आपकी वर्किंग है सारी, यही ट्रांजैक्शन है एनपी को क्या कर रही है? बताओ, ना तो अकाउंट पेएबल इसको तंग कर रहा है, ना बैंक ओवरड्राफ्ट डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब क्या कर रहा है? परचेज। परचेज क्रेडिट हो रही है। इसका मतलब है, देखो जो चीज है ना जीपी को अफेक्ट करती है वो दोनों को अफेक्ट करती है, और जो एनपी को अफेक्ट करती है वो सिर्फ एनपी को करती है। डन। इसका मतलब है एनपी भी आपका 5 से, न्यूमिनेटर पहले से बढ़ गया, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क। अच्छा, ये बात समझ आ रही हो तो ओके करना, क्योंकि ऐसे 17 नंबर का सवाल आ जाता है ये, और फ्री के नंबर होते हैं, तो पहले से वो तो अभी तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ना, वो तो टाइम गुजरेगा तो वो तो बाद की बात है। उसके बाद अगली रेशो कौन सी है? करंट रेशो है। करंट रेशो, करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर, हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ फर्क क्या पड़ेगा? ये रेशो कम होगी इस एंट्री की वजह से, रेशो कम हो रही है ज्यादा? देखें, अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहे हैं, 100 रुपया माइनस हो रहा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट से ओके, करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिनोमिनेटर ज्यादा कम हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर कम हो रहा है, नेट डिनोमिनेटर कम हो रहा है। जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ये आंसर ज्यादा होगा। ये तो पता है ना, मैथ थोड़ी बहुत तो याद है ना, जिसे 2 दफा पढ़ी होगी उसको ज्यादा अच्छी याद होगी, और जिसने 1 दफा पढ़ी होगी शायद उसको कम याद हो। तो इसलिए कहते हैं कि सीए के अंदर सही सब्जेक्ट तब आता है जब 2 दफा अच्छा पढ़ो। नहीं, वैसे जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नहीं बाइक में नहीं लेक्चर दे रहा। चले जी, तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, ना समझ लगे ना किसी पॉइंट की तो पूछ लेना, ताकि उसको डिस्कस कर लेंगे। सवाल नंबर नहीं जाया करने इसके, क्योंकि यहां पर आराम से नंबर जाया हो जाते हैं, बंदा सोचता है और लगा देता है, और जब सोचता है वो गलत ही सोचता है। जब सिर्फ सोचोगे ना तो गलत आएगा जवाब, और खास तौर पर वो गलती कहां पर आती है वो मैं आपको वो सवाल समझाऊंगा। अभी तो टाइम इतना है कि यही सवाल पूरा हो जाए बहुत है। नेक्स्ट आ जाए, अगली रेशियो कौन सी है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर क्या फार्मूला है? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय, यही फार्मूला है। बताओ इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? चलो बताओ, कम होगा ज्यादा? ये रेशो कम होगी ज्यादा? देखिए, परचेज कम हो रही है, अगर परचेज कम हो रही है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल, और स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर क्या फर्क पड़ा? आपका न्यूमिनेटर कम हो गया, बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डिक्रीज। डन। अच्छा, अगर पुराना सवाल देखेंगे तो यहां पर लिखा होगा नो इफेक्ट, क्योंकि तब
परचेज को डिस्काउंट अदर इनकम लिखा जाता था। अब आ जाए नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर के बाद अगली कौन सी रेशियो है? रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। रिटर्न ऑन नॉन करंट, क्या फार्मूला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट। हाँ जी बताओ, प्रॉफिट में 5 रुपया प्लस हो रहा है माइनस, और एनसीए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी पहले से क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का क्या फार्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। अच्छा, करंट एसेट माइनस स्टॉक का मतलब है स्टॉक के अलावा करंट एसेट्स, स्टॉक के अलावा, स्टॉक को निकाल के जो बचे हैं वो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट। अब इसमें माइनस 100 प्लस 90, तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है। डिनोमिनेटर कम होने की वजह से, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमने देखा जीपी रेशियो भी बढ़ रही है, एनपी रेशियो भी बढ़ रही है, करंट रेशियो भी बढ़ रही है, स्टॉक टर्नओवर कम हो रहा है, बाकी सारे बढ़ रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर कम हो रहा है। और अगर इसका आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है जी। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, और ये स्टार बनाने का मतलब है नीचे वर्किंग है। जीपी रेशियो भी बढ़ रही है, एनपी रेशियो भी बढ़ रही है, करंट रेशियो बढ़ रही है, स्टॉक टर्नओवर कम हो रही है, ये भी बढ़ रहा है। और अब अगली ट्रांजैक्शन पे चलो, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे के। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। अच्छा, अगर आपने रेशियो का सवाल करना है ना, आपको पता है रेशियो ओरिजिनली किस सब्जेक्ट का टॉपिक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओरिजिनली किसका है? सीएमए का, और पहले ये होता भी सीएमए में था। ये तो बाद में उसने ना वो बराबर करने के लिए ना, बैलेंस करने के लिए टॉपिक्स, तो इसलिए, क्योंकि अगर सारा कुछ उधर डाल देता तो फिर तो मुश्किल हो जाता, तो इसलिए उसने यहां पे सिखाना है। मेन उनका पर्पज होता है कि हमें सिखाना। वो कहता है जब भी आपने इस रेशियो एनालिसिस के अंदर देखना है ना, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो आपने परपेचुअल सिस्टम वाली एंट्री पास करनी है। सेल की कौन सी एंट्री पास करनी है, और वहां पर कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। ये पता है ना। अब सवाल मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, कहता है सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट प्राइस इक्वल टू। तो सेल की एंट्री क्या पास करेंगे हम? अकाउंट रिसीवेबल टू 100 रुपए से, और एक पर और एंट्री पास करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। मोस्टली अगर आपको याद होगा, जब मैं परपेचुअल सिस्टम की एंट्री पास करवाता था ना, तो मैं यहां पर 100 लिखवाता था, और स्टॉक की जगह क्या लिखवाता था? 80, क्योंकि 80 वाला स्टॉक 100 रुपए का बेचा। लेकिन अभी मैं लिखने लगा हूं 100। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ा जरा, एकदम पढ़ो। कहता है जो आपने स्टॉक बेचा है ना, वो किस कीमत में बेचा है? अपनी कॉस्ट की कीमत पे, मतलब उसकी कॉस्ट भी वही है, उसकी सेल भी वही है। और अगर नॉर्मल सेल होती ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होती, सेल ज्यादा होती। और कभी कभी वो कहेगा मैंने लॉस में बेचा है, तो लॉस में बेचेगा तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री 120 से कर देता, फिर कॉस्ट ज्यादा होती, सेल कम होती। 3 तरह से एंट्री हो सकती है। ये तो होगी नहीं, सेल बराबर है कॉस्ट में। प्रॉफिट में बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, लॉस में बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा। डन। अब आ जाए सारी वो रेशियोज के ऊपर। पहले जीपी रेशियो, फार्मूला क्या है? जीपी ओवर सेल्स। मुझे तो डायरेक्ट पता है कि क्या इफेक्ट आता है। जीपी रेशियो कम हो गई है। जीपी रेशियो मुझे कैसे पता चला? याद रखें, जब सेल प्राइस कम होती है जीपी रेशियो कम होती है। सेल प्राइस कम हो, जीपी रेशियो कम होती है। आपने तो 0 मार्जिन पे चीज बेची है, आपका तो मार्जिन है ही नहीं। मार्जिन है इसके अंदर, तो मार्जिन ही नहीं है तो जीपी कहां से आएगा? उसने कहा पहले से कम हो या ज्यादा? पहले से कम हुआ है, पहले कुछ परसेंटेज होती होगी। अब इसमें कितनी परसेंटेज है आपकी? 0% प्रॉफिट है। चल चेक करके देखते हैं, बताएं जरा।
जीपी पे क्या अकाउंट रिसीवेबल से जीपी इस पे फर्क पड़ेगा दोनों पे? नहीं। सेल क्रेडिट हो रहा है, इधर भी +100 इधर भी +100, ये पता चला। सेल क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, और सेल क्रेडिट होने से सेल कम हो रही है ज्यादा, तो सेल भी बढ़ गई और ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मतलब इस एलिमेंट की वजह से क्या ये दोनों एलिमेंट अफेक्ट होंगे? सेल हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, और सेल को तो करेगा ही करेगा क्योंकि बजाते खुद सेल है। अब आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल किसको अफेक्ट करेगा? जीपी को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, और स्टॉक करेगा। याद रखें, स्टॉक करंट एसेट होता है हमारा। स्टॉक क्या होता है हमारा? करंट एसेट। तो वो किसी को इफेक्ट, तो बताएं जनाब, पहले से कम हो रहा है ज्यादा? कैसे भला? ऊपर 100 कैंसल। नेक्स्ट, एनपी रेशियो, एनपी ओवर, आए जरा, अकाउंट रिसीवेबल से कोई फर्क पड़ेगा इस फार्मूले पे? नहीं। सेल से फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। यहां 100 ऐड, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, यहां से माइनस, और नीचे कोई फैक्टर, तो ये भी क्या आ गया? उसके बाद कौन सी रेशियो थी? अब आओ जरा, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर, हाँ जी बताएं, कोई फर्क पड़े? रिसीवेबल क्या हो रहा है? डेबिट, 100 रुपए इधर प्लस हो गया। बताओ सेल से कोई फर्क पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल से? क्योंकि वो हमारा एसओपीएल का एलिमेंट है। स्टॉक से? हाँ जी, करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ा? नो इफेक्ट। इधर आपको ये बड़ा आसान लगेगा, पेपर में मौत पड़ती है बस। उसके बाद आ जाए, कौन सी रेशियो? स्टॉक टर्नओवर। अच्छा, कोई चीज तो मैं आपको हिंट के तौर पर भी बताता जाता हूं। अगर मैं स्टॉक बेचूंगा ना, तो स्टॉक टर्नओवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्टॉक टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल परचेज करना। स्टॉक टर्नओवर का क्या मतलब है? सेल परचेज करना। आपकी सेल हुई, स्टॉक टर्नओवर हुआ, परचेज हुई, स्टॉक टर्नओवर हुआ। आप बताएं, ये मैंने जितने की सेल थी उतने का ही बेचा, तो क्या स्टॉक टर्नओवर में इजाफा होगा या नहीं? चाहे आप नुकसान पे बेचो, चाहे आप उधार पे बेचो, चाहे आप कैश पे बेचो, आपके स्टॉक का टर्नओवर हुआ है। तो जिस तरह से मर्जी स्टॉक बिके, कैश पे, क्रेडिट पे, उधार, सॉरी प्रॉफिट पे, लॉस पे, स्टॉक टर्नओवर होता ही होता है। और ये तो बड़ा एक्सट्रीमली लेवल का होता है, क्योंकि क्लियर पता चलता है। देखिए फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल ओवर, यही फार्मूला है ना। आप मुझे बताएं, आपका अकाउंट रिसीवेबल सेल तो मसला नहीं करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, क्या नो इफेक्ट है? डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है। ऊपर वाला पोर्शन बढ़ रहा है, नीचे वाला पोर्शन कम हो रहा है, तो कितना इफेक्ट आ गया? इंक्रीज। समझ लगी? आगे उसके बाद क्या है? रिटर्न ऑन एसेट, पीबीआईटी ओवर एनसीए। बताओ प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सेल क्रेडिट हो रही है। ये बड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट रिसीवेबल हमारे प्रॉफिट को कुछ नहीं करेगा, ना ही नॉन करंट एसेट को कुछ करेगा। सेल हमारे प्रॉफिट को 100 रुपए से बढ़ा देगी, और एनसीओ को कुछ नहीं कहेगी। कॉस्ट ऑफ सेल हमारे प्रॉफिट को कम कर देगी, लेकिन नॉन करंट एसेट को, स्टॉक क्या करेगा? वो तो करंट एसेट है। तो बताओ फिर इफेक्ट क्या आया? ओके की बात जी, लेकिन ये वाला जो है ना वो एनसीए है। जो क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन है ना, वो एनसीए है। अगर टोटल एसेट होता तो नीचे 100 रुपए माइनस होता, तो फिर ये करंट रेशियो बढ़ जाता। आगे चलते हैं, क्विक क्विक क्या है? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक
ओवर, अब जरा ध्यान से, अकाउंट रिसीवेबल से क्या हुआ 100 रुपया, एड सेल से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल से क्या हुआ, स्टॉक से क्या हुआ, बढ़ गया, स्टॉक कम हो गया तो करंट एसेट बढ़ गया, कम स्टॉक माइनस हो गया। वो सुने, ये जो लिखे हुए ना क्विक एसेट्स हैं, इसमें स्टॉक है ही नहीं, ये अदर देन स्टॉक है। अक्सर लोग साइंसदान बनते हुए ना लामा इकबाल बनने की कोशिश करते हैं कि जब स्टॉक माइनस हो रहा है तो कम माइनस होगा, तो कम माइनस हो, यहां स्टॉक है ही नहीं। अब माइनस की बात नहीं हो रही है, ये करंट, मैं जब भी बोलता हूं ना, मैं ये बोलता होता हूं कि ये क्विक एसेट्स क्या होते हैं, स्टॉक के अलावा सारे करंट एसेट्स, तो इसमें तो स्टॉक है ही नहीं। चाहे स्टॉक कम होगा ज्यादा होगा, स्टॉक तो हम प्लस, ये तो हम अपने फायदे के लिए कि जब करंट एसेट्स ऐड करते हैं ना, हमारे पास पहले करंट एसेट्स ऐड हुए पड़े होते हैं, हम स्टॉक माइनस कर देते हैं। असल तरीका कार क्या है, स्टॉक के अलावा सारे ऐड करना, तो स्टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा फिर, इंक्रीज। अब इसका फाइनल रिजल्ट किया हुआ डिक्रीज, डिक्रीज, फिर नो इफेक्ट, फिर इंक्रीज, नो इफेक्ट, फिर इंक्रीज। ओके, इसका रिजल्ट अगर मैच करना चाहते हो तो डिक्रीज डिक्रीज, नो इफेक्ट, इंक्रीज नो इफेक्ट और इंक्रीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये तो इतनी अच्छी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपने पहले पढ़ लिया है। रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। चलें जी, एंट्री पास करवाएं। एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट 90 से, सेल्स डेबिट 10 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये है आपकी एंट्री। और आपने देखना है कि इसके इफेक्ट हमारी सारी रेशियो पे क्या क्या। अच्छा, जिसको एंट्री ही नहीं आती फिर उसका अल्लाह या फिर, जिसको एंट्री का ही नहीं पता फिर वो कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पर हमारे पास आ गया जीपी, फिर वो ध्रुव शीट तो है ना, क्योंकि 3 लफ्जों में से एक लफ्ज आया, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। इसके बाद क्या है, करंट रेशो, फिर है स्टॉक टर्नओवर, फिर है नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन एसेट, और फिर है क्विक रेशो। हाँ जी, जीपी रेशो हमारे पास होता है जीपी ओवर, हाँ जी, कैश इफेक्ट नहीं करेगा, सेल 10 रुपए से डेबिट हो रही है, कम हो रही है, तो जीपी प्रॉफिट को कम करेगी। हाँ, ये आगे इंटरेस्टिंग सवाल, सेल भी कम हुई, बताओ जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं यहां से ना, क्योंकि टाइम खत्म हो गया हमारी क्लास का, मैं एक चीज आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ, फिर उसके बाद ये इस पे कल यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। कल ना कोशिश करेंगे कि क्लास हम टाइम पे स्टार्ट कर दें, ये जो फ्रेश होना फिर इस क्लास के बाद आप हो लेना, क्योंकि अगली क्लास भी तो आपकी 10-15 मिनट लेट ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए फिर ये 10 मिनट फ्रेश हो लेना, पिछले 10 मिनट जाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके बाद क्लास सुबह फिर तो फ्रेश ही फ्रेश हो, क्योंकि कल भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना। अच्छा, ये देखें, मैं कहता हूं मेरे पास कोई एक रेशो है, .8 एक रेशो है, सेम दूसरे बिजनेस की वो रेशो 0.9 है, और सेम एक और बिजनेस की रेशो 1 है। ठीक है, ये मेरे पास रेशियोज हैं। पहले मैंने एक सवाल किया कि भाई मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम अमाउंट प्लस की या माइनस की, जैसे अभी सवाल आ रहा है ना, 10 जीपी से माइनस हो रहा था, 10 सेल में से माइनस हो रहा है, सेम अमाउंट माइनस हो अगर, तो ऊपर भी और नीचे भी क्या हमारी रेशियो पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। 99% बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं नो इफेक्ट, ऐसा नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना,
और मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां पर खुद से लिखना ही नहीं, आप देखना कि पहले रेशियो 1 से कम है या 1 से ज्यादा। जैसे ये 1.8 है ना, आप इसको कर ले 18/10, कर सकते हैं ना। मैंने क्या किया, सेम अमाउंट माइनस कर दी, -4 और आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखते हैं, 14/6। अब करो जरा डिवाइड इसको, 14 डिवाइड बाय 6 कितना आंसर आ गया, कितना, पॉइंट में 2 पॉइंट। रेशियो पे फर्क पड़ा, कम हुई ज्यादा, बढ़ गई। अब आगे चलते हैं, 0.9 को लिख सकते हैं 9/10। अब इसमें भी -4 करो, इसमें भी -4 करो, ये कितना आ गया, 5/6, 0.8। अब क्या हुआ, मतलब सेम ऑपरेशन से पहले रेशियो बढ़ रही है, अब रेशियो कम हो रही है। इसका इफेक्ट इस वजह से आ रहा है कि रेशियो पहले अगर 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, पहले रेशियो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, ये बड़ा जरूरी होता है। यहां पर देखिए, हम 1 को लिख सकते हैं 10/10, 1 को हम 10/10 लिख सकते हैं ना, -4 6/6 इज इक्वल टू, अब क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये तो माइनस किया है ना, सेम अमाउंट प्लस करने से भी मसला आता है। तो जब भी ऐसी रेशियोज आएंगी, हमने क्या करना है, हम इस तरह से इफेक्ट लेंगे, और मैं ये इफेक्ट लेने का तरीका आपको कल सिखाऊंगा कि हमने इसको किस तरह से डील करना है। तो कल आपने ये क्वेश्चन नंबर 19 एक तो कंप्लीट करके आना है। पास पेपर के कितने क्वेश्चन आपने कर लिए, चलो पास पेपर के जो पहले 3 क्वेश्चन है, चौथे ना कर, रेशो के पहले 3 सवाल, रेशो के पहले 3 सवाल, चौथा मैं करवाऊंगा वो इंक्रीज डिक्रीज वाला है। अब ये वाला करके आना, वो मैं करवा दूं, ये नहीं है वो और है।